ओके जी, सो वी आर इन वीक 3 एंड इट्स आवर सेकंड क्लास। और जो टॉपिक है आज का वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम मेन जो काम करेंगे या हम कहें कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स एनालिसिस मॉडलिंग। ठीक है, आज की क्लास से वी आर मूविंग टूवर्ड्स एनालिसिस मॉडलिंग। आज का जो टॉपिक है वो सारा के सारा एनालिसिस मॉडलिंग पर है। और एनालिसिस मॉडलिंग में हम डिटेल से देखेंगे हमने क्या करना है और कौन कौन सी डायग्राम्स हैं और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एक टूल इसमें पढ़ने जा रहे हैं जो कि UML है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो शायद आज की क्लास से उसकी पहली डायग्राम स्टार्ट हो जाए UML की। कल हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे बात की थी और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हमने प्रोसेस देखा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है। तो उसमें फर्स्ट जो था वो एलिसिटेशन का था, जिस पे हमने बात की कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे एलिसिटेट करेंगे। और नाउ वी आर एज्यूमिंग कि हमने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर ली है और अब हम उन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं। और एनालिसिस के लिए कंडीशन ये है कि वो जो एनालिसिस हो वो हो इन द फॉर्म ऑफ मॉडल। अब हम पिक्टोरियली या डायग्रामेटिकली हम हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैप करें किसी मॉडल पे, और वो जो डायग्राम है दैट वुड मेक सम सेंस, वो कुछ सेंस बनाएगी कि दैट्स हाउ आवर सिस्टम इज़ गोइंग टू बी, कि ऐसे हमारा सिस्टम होगा। तो ये बेसिकली पर्पस है एनालिसिस का कि हम रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एक मॉडल बनाएं और उस मॉडल से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि हमारा सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ होंगी एंड एक्सेट्रा। क्या नहीं, डिज़ाइन अभी नहीं, डिज़ाइन इसके फेस पे। क्या चीज़? UML में बहुत सी डायग्राम्स है ना। UML में कुछ डायग्राम्स आप डिज़ाइन की फेज़ में यूज़ करोगे, कुछ डायग्राम्स आप एनालिसिस की फेज़ में यूज़ करोगे। ठीक है, कुछ डायग्राम्स आर्किटेक्चर बनाने में काम आएंगी। ठीक है, तो वो मॉडल और वो डिज़ाइन में फ़र्क है। ठीक है, अभी हम इसीलिए यहाँ पे मैं एनालिसिस डिज़ाइन का वर्ड यूज़ नहीं करता, एनालिसिस मॉडलिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एनालिसिस रिजल्ट्स इन रिक्वायरमेंट मॉडल्स। रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने एक मॉडल बनाया। क्यों बनाया? ताकि जो मॉडल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आपके लिए डिपिक्ट करेगा, और मॉडल को समझना हमारे लिए इजी है एज़ कम्पेयर टू कि मैं आपको रिक्वायरमेंट्स जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखी है वो दिखाऊँ और उसको हम समझें। और दूसरी बात, जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उससे आपको बिहेवियर, सिस्टम का बिहेवियर समझने में भी अगेन प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम सिस्टम का बिहेवियर समझें। तो बिहेवियर आपका नेचुरल लैंग्वेज में अगर आपने कुछ लिखा है उससे आपको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो उस बिहेवियर को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम उससे मॉडल बनाएं। ठीक है, अब मॉडल में डिफरेंट डायग्राम्स आ जाएंगी, वन बाय वन हम उसको देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो लिख दी है कि रिक्वायरमेंट मॉडल्स आर रेफर्ड टू एज एनालिसिस मॉडल्स आर बेसिकली यूज़र रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम्स, जो कि डायग्राम्स की मदद से हम इसको बताएंगे। अभी आते हैं जी, अब ये जो हमने मॉडलिंग करनी है, तो इस मॉडलिंग को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक आपके पास है स्ट्रक्चर एनालिसिस और एक आपके पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन भी साथ कर दें। पहले इस कोर्स का ये नाम था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, फिर अभी इसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एनालिसिस, जब नाम चेंज किया है बाकी चीज़ें वही हैं। अच्छा, अब आप देखें कि दो कैटेगरीज हैं। एक को नाम दिया गया स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें हम एक डायग्राम को स्टडी करेंगे जो कि है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इस डेटा फ्लो डायग्राम का जैसे नाम से ज़ाहिर है डेटा फ्लो
ठीक है, डायग्राम जिसमें डेटा फ्लो हो रहा है। तो डेटा फ्लो से मतलब ये है कि हम हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, डेटा का फ्लो कैसा है, कौन से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, कौन सी एंटिटीज़ होंगी, कैसे डेटा फ्लो करेगा फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। एक आप कह लें एक कॉन्टेक्स्ट हम बनाएंगे सिस्टम का। पहले सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि मेन सिस्टम कर क्या रहा है, और उसके बाद हम उसकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। ये तो हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में ये है कि हम हमारे सिस्टम को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट? हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास क्या क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ही है ना, ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ही हमने बनाने हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि ऐसी कौन सी डायग्राम्स है जो हमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस और इससे डील करने में हेल्प करेगी। तो जो अभी जो आज की क्लास में जो हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस, और उसमें जो डायग्राम है डेटा फ्लो डायग्राम, तो ये यूएमएल का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम जो है ना, ये यूएमएल का पार्ट नहीं है। यूएमएल बेसिकली जो डिज़ाइन की गई है, यूएमएल मॉडलिंग लैंग्वेज मींस डायग्राम्स ही हैं, तो वो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए की गई है। तो यूएमएल की जितनी डायग्राम्स हैं ना, बेसिकली उनका पर्पस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को कैप्चर करने के लिए। और इसमें कुछ ऐसी डायग्राम्स है जो आगे चल के, जैसे यहाँ पे आपको एक नाम नज़र आ रहा है, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी डायग्राम है ये सिर्फ इसके लिए नहीं बनाई गई। इसमें जब हम जाएंगे बात करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, कोई भी एक्टिविटी आप बता सकते हो। मीन्स आप घर से यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी से ऑफिस घर गए, बीच में यहाँ गए, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही इसका लिंक नहीं है इस डायग्राम का। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। एक को कहते हैं सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। उससे भी डिपिक्ट हो सकती है, लेकिन एक्टिविटी से भी डिपिक्ट हो सकती है, ठीक है, दोनों से हो सकती है। जैसे अभी जब ये सारी डायग्राम्स करेंगे तो आपको उसका क्लियरेंस डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा। ये डायग्राम्स है, लेकिन इसको नहीं, इसको डायग्राम मत करें, इसको छोड़ दें। यूज़ केस टेक्स्ट, ये 2 डायग्राम्स है, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। इसी तरह ये क्लास बेस्ड मॉडलिंग में आपके पास क्लास डायग्राम है, कोलैबोरेशन डायग्राम है, और सीआरसी डायग्राम नहीं है, लेकिन ये एक मॉडल है, क्लास को रिप्रेजेंट इससे किया जाता है। बिहेवियर मॉडलिंग में देखें तो आपके पास स्टेट डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम है, इस तरह की और डिफरेंट डायग्राम्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे इसमें काफ़ी डायग्राम्स हैं, उसको हम देखेंगे। अच्छा देखें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में 3 कैटेगरीज हैं ना, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग। अब यहाँ पे जस्ट अभी के लिए नोट डाउन करें कि हम एनालिसिस में कौन सी मॉडलिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, और कौन सी मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ये कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपको लेट्स से सिर्फ एनालिसिस करना है, जो अभी जिस फेस पे हम हैं, तो आप ये डेटा फ्लो मॉडलिंग ये भी यूज़ कर सकते हो। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग जो है ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और बिहेवियर मॉडलिंग ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्लास बेस्ड मॉडलिंग है ना, क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है, इसको एनालिसिस के वक्त यूज़ नहीं करना। एनालिसिस के वक्त हमें, चूँकि हम रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, उस वक्त हमें, चूँकि वो बहुत अर्ली स्टेज है, उस वक्त हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करनी चाहिए। बात समझ आ रही है? एनालिसिस फेज पर है तो अभी हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करनी चाहिए। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात बाद में आएगी जब हम डिज़ाइन की फेज पे जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। आप नेट में भी पढ़ते हो तो आपको बस यही डायग्राम्स बताई जाएंगी, और मॉडलिंग में भी, डिज़ाइन में भी ये, लेकिन आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि आपको जब एनालिसिस करना है तो आप सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग, और या आपके पास जो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग है ये आप यूज़ कर सकते हो। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग यूएमएल का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूँकि ये डायग्राम भी अक्सर यूज़ होती है तो इसलिए मैंने ये भी ऐड की है कि इसको भी ज़रा देख के, इसको भी स्टडी करने की ये डायग्राम
कैसे होती है और कैसे बाकी डायग्राम से ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दो आपके पास आपके एनालिसिस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब डिज़ाइन की फेज़ में जाएंगे तो फिर ये आपके पास क्लास डायग्राम्स, ऑब्जेक्ट डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम और पैकेज डायग्राम, इस तरह की डायग्राम्स आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग से, जिसमें हम हमारे पूरे सिस्टम का फ्लो देखेंगे। सिस्टम को समझने के लिए एक डायग्राम है जिससे हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा होगा, हमारे सिस्टम में क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ है, सिस्टम हमारा क्या करेगा, वो आज हम देखते हैं। हम पहली डायग्राम यूज़ कर रहे हैं जो कि यूएमएल का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता हो कि ये डायग्राम कैसे काम, इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, इसको ज़रा देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो डेटा फ्लो डायग्राम इज़ जैसे यहाँ पे लिखा है, इट्स अ ग्राफिकल टूल, ठीक है। टूल का मतलब ये नहीं है कि आप हर टूल को आप ऐसे देखें कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। टूल कैन बी एनीथिंग। कोई मैथमेटिकली मैं कुछ इक्वेशंस जो है ना, उन इक्वेशंस को भी मैं टूल कह सकता हूँ, क्योंकि उससे आप कुछ कर सकते हो, उससे आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, उससे आप कुछ प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह यूएमएल जो है ये भी एक टूल है, और ये इस डायग्राम को भी एक टूल ही कहा जा रहा है कि एक टूल है जिसका पर्पस क्या है। जिसका पर्पस ये है कि जो आपके यूज़र्स हैं या सिस्टम एनालिस्ट है या जो आपके लेट्स से रिक्वायरमेंट एनालिस्ट हैं, वो क्या करें, वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा का फ़्लो जो है उसको डिपिक्ट करता हो, ठीक है। ये आपकी टूल का ये काम है कि इस टूल की मदद से हम हमारे जो भी सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को हम समझें, उसमें फ़्लो ऑफ डेटा कैसे है उसको हम समझें, ठीक है। लेट्स से आपके पास अगर कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो नेटवर्क में आपके पास क्या होगा, लेट्स से डिफरेंट नोड्स होंगी, वो आप इसमें कनेक्ट होंगी, ठीक है। अब ये नोड्स, अब ये 4 नोड्स हैं, ठीक है, नेटवर्क की ये 4 नोड्स हैं। हमने देखना है कि भाई डेटा जो हमारा लेट्स से यहाँ से आ रहा है, जो यूज़र भेज रहा है, उसका फ़्लो कैसे है। वो नोड 1 पे जा रहा है, नोड 1 के बाद लेट्स से वो नोड 2 पे जा रहा है। जैसे आपका डेटा जो है वो आपका डेटा किसी गेटवे से जा रहा है आगे, ठीक है, आपके राउटर से गेटवे और गेटवे से कहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे सिस्टम का, जैसे नेटवर्क में हम डेटा का फ़्लो बताते हैं, इस तरह हम हमारे सिस्टम में भी डेटा का फ़्लो बताएंगे। क्यों बताएंगे? ताकि हम हमारे सिस्टम को हम अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। हमारा सिस्टम लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स में शायद इतने अच्छी तरीके से समझ ना आए, उसके अल्टरनेटिव में अगर आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से हो, लाइक दिस वन, तो इससे आपको मतलब दैट वुड मेक सम सेंस। इसको देख के आपको आपका सिस्टम समझ आ जाएगा कि भाई सिस्टम में बेसिकली करना क्या है, हो क्या रहा है, बात समझ आ रही है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर कुछ लिखा हो तो उसको समझना, उसको एनालिसिस, वो थोड़ा सा मुश्किल है। यही पर्पस है आपकी मॉडलिंग का। तो हम देखते हैं कि इन डायग्राम्स में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम जब हम बनानी है तो उसके कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, कोई और आप डायग्राम देखोगे, लेट्स से जैसे कहीं पे आप प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो ये आपके पास सिंबल है, कहीं पे आपको सर्कल सा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, डेटा किस सोर्स से आ रहा है उसको यहाँ पे स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा को अगर कहीं पे स्टोर करना है, लेट्स से आप कहते हैं कि कहीं पे डेटाबेस की बात हो रही है, फाइल की बात हो रही है, उसको इस सिंबल से, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और एरोस आपके पास, आपको पता है, ठीक है, डेटा के फ्लो को बताते हैं कि किस सोर्स से किस सोर्स पे डेटा जा रहा है। ये तो आपके पास बेसिक सिंबल्स हैं। अब आप लोग बाउंड नहीं हो कि आप बस यही सिंबल्स यूज़ करो, 2-3 और बनाओ। आपके केस में डेटा फ्लो में कोई ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, या कुछ ऐसा काम है जिसके लिए आप कोई नया सिंबल भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है।
किस चीज़ का? हाँ, वो सैंपल हमें बताना पड़ेगा। ये सैंपल हमने अगर हमारी डायग्राम में यूज़ किया है तो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सोर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डेटा स्टोर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके अलावा कोई और हमें ऐसा कुछ नज़र आता है तो उसको हम सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टेप्स ज़रा देखें कि जब हमें DFD बनानी होगी तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। अच्छा 3, अच्छा सही। सबसे पहला स्टेप जो है आपके पास, नंबर 1 स्टेप DFD बनाने के लिए, वो है वी हैव टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। अब ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है, पहले इसको देखते हैं। DFD के अंदर ही आती है, और बल्कि DFD ही है उसका, इसको आप कह सकते हैं लेवल 0। उसके बाद आप जाओगे DFD की फ्रेगमेंट्स की तरफ। फ्रेगमेंट्स मींस कि इसको मैंने लेवल 0 का, लेवल 0 के बाद मैं जाऊंगा लेवल 1 पे, और फिर हम इसी तरह आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लेवल 0 होगा ना आपका, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होगा, और उसमें आप ज़्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड करोगे। आप आपके सिस्टम का सिर्फ मेन कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताओगे कि ये सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है। तो लेवल 0 जो है, इसमें आप अपने सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बताओगे। कॉन्टेक्स्ट इसे कहते हैं मेन आइडिया। ठीक है, कि मैं इस डायग्राम को देखूं तो मुझे पता चल जाए कि भाई ये सिस्टम एक्चुअली है क्या वो कर रहा है। अगर हम डिटेल्स में जाना चाहें ना, तो हम शायद एक डायग्राम, शायद बल्कि यकीनन एक डायग्राम में हम पूरे सिस्टम को शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। एक डायग्राम में अगर कोई बड़े सिस्टम है तो उसमें तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हम कितनी बता सकेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ हम हमारे सिस्टम का मेन कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को आप ऐसे इसका अगर मेन कॉन्टेक्स्ट देखो तो ये आपके पास एक सोर्स है। क्या सोर्स है? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर क्या करता है? कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर कहाँ पे जा रहा है? जो हमारा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, आप इसे कह लो आपका सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट ही है। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम उसके रिटर्न में क्या कर रहा है? एक रेसिप्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है वापस उस सोर्स पे, और उसके बाद यही जो है ऑर्डर जो है ये आगे जा रहा है, पास हो रहा है किसमें? किचन में। ठीक है, और इसी तरह फूड ऑर्डरिंग सिस्टम से नीचे यहाँ पे देखें एक और आपके पास सोर्स है जिसे हम कह रहे हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। कि रेस्टोरेंट मैनेजर जो है ये अगेन एक सोर्स है, उसको सारी क्या जा रही है? रिपोर्ट्स जा रही है। रिपोर्ट्स का क्या मतलब? रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि आज की डे में लेट से कितनी सेल हुई, कितने प्रोडक्ट्स सेल हुए, कितने ऑनलाइन ऑर्डर्स आए, कितने कस्टमर शॉप पे आए, एक्सेट्रा, इस तरह की डिटेल्स। अब आप अगर देखो तो इस लेवल 0 में या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हमने हमारे सिस्टम का जस्ट मेन आइडिया दिया है। क्योंकि एक अचानक से अगर आपको इस तरह की डायग्राम दिखाई जाए तब भी शायद समझ ना आए, तो इसलिए हमने पहले ये लेवल 0 की डायग्राम बनाई, जिसका मकसद ये है कि हम हमारे सिस्टम का सिर्फ मेन आइडिया दें कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। हम कहते हैं भाई एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है जिसमें कस्टमर कोई ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके वो कस्टमर को रेसिप्ट मिल जाती है और वो ऑर्डर आगे जाके किचन में चला जाता है, और इसी तरह इस बेस पे कुछ रिपोर्ट्स बनती है। तो अब अगर आप यहाँ पे अगर देखें ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है, ये इटसेल्फ एक पूरा सिस्टम है, और अगर इसको हम फर्दर डिग इन करें, मतलब फर्दर इसकी डिटेल्स में जाएं हम, तो इसके अंदर हमें बहुत सा इसके अंदर एक और हमें डायग्राम मिल जाएगी जिसमें डिफरेंट एंटिटी से डेटा फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होगा। अभी तो हमने जिसके थे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम,
क्योंकि मेन आइडिया दे रहे थे ना, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के अंदर की क्या डिटेल्स है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। और इसको हम ऐसे वो कर रहे हैं कि अब हम एक लेवल आगे जा रहे हैं। लेवल 0 में मेन आइडिया दे दिया और लेवल 1 पे अब हम हमारे सिस्टम को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो इसकी ये नंबरिंग जो दी है ना 1 2 3 4, ये जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ना भी दो तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर दे दो तो अच्छा, आपको पता है कि भाई ये लेवल 0 पे है। अब हम किस लेवल पे चले गए, अब हम लेवल 1 पर चले गए। तो लेवल 1 पे अगर आप देखो तो वो जो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो था, जो कि 0 यहाँ पर जो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है जो आपको नज़र आ रहा है, अब आपको ये नज़र नहीं आएगा। अब हम इसकी डिटेल्स में चले गए कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। तो अगेन अब देखें इसको कि यहाँ से वही चीज़ आपके पास आ रही है, कस्टमर लेट से ऑर्डर कर रहा है, वो उसकी रेसिप्ट मिल रही है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि वो जो 0 वाला कंपोनेंट था उसको हमने ब्रेक डाउन किया और उसकी एक्सप्लेनेशन में गए। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, रिसीव एंड ट्रांसफॉर्म कस्टमर फूड ऑर्डर, और वो फूड ऑर्डर आगे किचन में प्लेस कर देता है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस फूड ऑर्डर से रिलेटेड और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, या यहाँ से डेटा कहाँ जा रहा था, हम कहते हैं इस फूड ऑर्डर को प्रोसेस करने के बाद कुछ और प्रोसेस इसके साथ एसोसिएट हैं, लाइक 2.0 और ये 3.0। वो दो प्रोसेस क्या चीज़ है, मतलब एक आइटम आपका सोल्ड हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और प्रोसेस परफॉर्म किया। वो ये है कि जो हमारा डेटाबेस होगा या जो भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे हम अपडेट करेंगे, या एक फ़ाइल है लेट से जहाँ पे हम कुछ अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे कि लेट से 4 आइटम्स थे, एक बिक गया तो कितने रह गए, 3 रह गए, ठीक है। और वो फिर स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम कहते हैं लेट से हमारी फ़ाइल है। फ़ाइल मीन्स आपका, आप इसे कह सकते हो लेट से डेटाबेस, ठीक है, आपका डेटाबेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम कह देते हैं अपडेट इन्वेंट्री फ़ाइल। इन्वेंट्री फ़ाइल मीन्स जहाँ पे हम सारा, आपके पास सारी अकाउंटेबिलिटी है कि कितनी आज सेल हुई, कितने प्रोडक्ट्स बिक गए, अब सॉरी कितनी सेल हुई, कितना आज रेवेन्यू जनरेट हुआ, इस तरह से कितना प्रॉफिट हुआ, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम कहते हैं लेट से ये फ़ाइल है। और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर इन्वेंट्री फ़ाइल में या इन्वेंट्री डेटाबेस में स्टोर हो रही है। बात समझ आ गई। लेवल 0 पे हमने कोई डिटेल नहीं बताई, सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट, एक मेन आइडिया दिया हमारे सिस्टम का। अब ये मेन आइडिया सिस्टम, बेसिक सिस्टम को समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन व्हाट इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्स, तो फिर हम एक लेवल आगे जाएंगे। और इसी तरह हमने जो लेवल 0 था उसको ब्रेक डाउन किया 1 2 3 4 में, और हमने कहा कि भाई ये बेसिकली एक्चुअली प्रोसेस होंगे। अच्छा, अब शायद इसमें भी कुछ ऐसे ये जो प्रोसेस होंगे जिसकी फर्दर डिटेल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेट से फिर अगर आप इसको देखिए 1.0, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 1.1 1.2 3 4 5, फर्दर उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर अभी किसी को लेट से ये केस स्टडी समझ में नहीं आ रही ना, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत कम थी, हमने मज़ीद एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर 1 2 3 4 डिफरेंट प्रोसेस की फॉर्म में। अगर इनमें कोई ऐसा प्रोसेस है कि दैट नीड्स अगेन फर्दर एलेबोरेशन, वो फर्दर डिटेल्स उसकी चाहिए, तो फिर आप अगेन उसको ब्रेक डाउन करोगे और उसको आप लेट से लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम पे आए, फिर लेट से लेवल 1 पे आए, फिर लेट से लेवल 2 पे हम जाएंगे, इसी तरह, ठीक है। तो इसी तरह हम लेवल्स आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इस लेवल से क्या पता चल रहा है कि जो 4 वाला प्रोसेस था 4.0 प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, अब ये रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी, किस तरीके की होंगी, डेटा कहाँ से जाएगा, उसको यहाँ पे फर्दर उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्योंकि ये मेरी डिज़ाइन की, तो मैंने ये तो एग्जांपल मैंने नेट से लिए, लेकिन इसी तरह आपने काम करना है। आप देखोगे कि आपका कोई प्रोसेस है जिसमें फर्दर डिटेल्स की, हाँ इसी तरह पार्ट्स में करेंगे। अगर तो सिनेरियो छोटा है और इस तरह एक डायग्राम में हो गया कवर तो ठीक है, और लेकिन अगर आपको लगता है कि इसी तरह मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप फिर मज़ीद उसको यहाँ पे लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट लेवल हो सकते हैं, लेवल की कोई लिमिट नहीं कि 1 2 3 4 कितने लेवल्स होंगे, जितने लेवल्स हो आप उसको कर सकते हो। जी जी साथ
सामान आ जाएगा। कब से चीज़ें आ जाएगी ना। तो ठीक है ना, आपका सिस्टम भी तो बड़ा है ना, आपके सिस्टम में भी आपको चाहिए कि आपको डिटेल्स चाहिए ना। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूँ, ये वाली डायग्राम बता दूँ कि आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया तो क्या बनाओगे, अच्छा इस डायग्राम के बाद में अगर आपको ये डायग्राम बता तो आप कहोगे अच्छा अच्छा ये काम इस तरह से होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना। उसके बाद में अगेन आपको ये डायग्राम बता दूँ कि हाँ, तो आपको मज़ीद डिटेल्स पता चल रही है। सर दूसरा ये हमारे एंड पे होगा, ये क्लाइंट के साथ डिस्कशन के वक्त ये होगा कब, ये रिक्वायरमेंट्स आपने क्लाइंट से डिस्कशन करके रिक्वायरमेंट्स फैसिलिटेट कर दी, गैदर कर दी, उसके बाद अब आप ये अपने सिस्टम को समझ रहे हो कि हम कैसे सिस्टम बनाएंगे, डेटा का फ्लो क्या क्या होगा, तो ये आप अपने लिए ही कर रहे हो। फिर ये चीज़ भी आप क्लाइंट के साथ अगेन डिस्कस कर सकते हो उसको बताने के लिए कि ये मॉडल हमने बनाया, कि आपको सिस्टम ऐसे ही होगा। तो सर ये फ्लो चार्ट क्यों नहीं इसकी जगह, ये फ्लो चार्ट और ये फ्लो चार्ट और ये सेम चीज़ें हैं, डेटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट और ये सेम चीज़ें हैं। इसमें देखिए मैंने भी आपको ये सिंबल बताया ना, इसमें आप फ्लो चार्ट को आप इस तरह कहना, देखो उसमें आपको कुछ कंडीशंस वाले सिंबल, डिसीजन सिंबल्स भी नज़र आ जाते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं कि लेट से इस सोर्स से कुछ डेटा आया है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये काम करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी अगर आप मज़ीद डिटेल्स में जाना चाह रहे हो और किसी एक में, तो आप इसके आगे ये डिसीजन कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कि डेटा फ्लो डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि बस यही चीज़, मैंने आपको कहा कि आप अपने तौर पे भी कोई ऐसा सिंबल जो किसी ख़ास प्रोसेस को डिनोट कर रहा हो वो भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और डायग्राम देखते हैं, एक और केस स्टडी देखते हैं, ठीक है, और एक और सिस्टम को समझते हैं, वही डेटा फ्लो डायग्राम। जी जी हाँ ERD डायग्राम, वो भी इसी से हम डिराइव करते हैं, या वो बिल्कुल ही ERD डायग्राम का जो मकसद है वो तो सिर्फ आपके पास, आप बेसिकली वो डेटाबेस के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, आपके डेटाबेस में एंटिटीज़ कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं, इन आपकी हर एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो एंटिटी और एंटिटी का क्या रिलेशनशिप है, टेबल्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, टेबल्स में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, मीन्स कितने कॉलम्स होंगे, तो वो ERD डायग्राम जो है वो आपके पास आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो डायग्राम है ये हम किसी डेटाबेस की बात नहीं कर रहे, इसमें डेटाबेस प्रोसेस सब ये हम सिस्टम को समझ रहे हैं कि हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा, बिग सिस्टम काम ऐसे करेगा, इसको देख के आप फिर जी जी पर्सपेक्टिव इसके अंदर होगा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह के लिए जो हमारे पास नहीं वो इतनी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते, वो फिर वो चीज़ें डिज़ाइन लेवल पे आती है ना, वो चीज़ें डिज़ाइन लेवल पे आती हैं। अभी हम किस फेज़ पर है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की फ़ेज़ पर है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की फ़ेज़ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम सिस्टम के बिहेवियर को ज़रा समझेंगे, सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है। अगर ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम है तो ये कैसे काम करेगा, हम कहते हैं कि ये मॉड्यूल्स हैं, स्टूडेंट्स ये करेंगे, टीचर्स ये करेंगे, एकेडमिक्स ये करेंगे, तो हम सिस्टम को बेसिकली समझ रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है उसको समझ रहे हैं। अब देखें ये डायग्राम्स आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हो और उससे नेगोशिएट कर सकते हो कि क्या आप जो रिक्वायरमेंट्स आपने हमें दी और जो रिक्वायरमेंट्स हम समझे जिस तरह रिक्वायरमेंट्स को, क्या वो इस तरीके से आपका सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब ये डायग्राम डिस्कशन के लिए सफिशेंट है, बजाय इसके कि मैं उसे कहूँ कि नहीं आपकी रिक्वायरमेंट्स नंबर 1 ये होगी, नंबर 2 ये होगी, 3 ये होगी, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो कि सजेस्ट की गई हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ करें। इवन इन यूर FIP जो आप 7th सेमेस्टर में करोगे तो उसमें भी एक मॉड्यूल है जिसमें आपसे हम डिज़ाइन करवाते हैं कि आप जो FIP जब प्रपोज़ कर रहे हो उसका डिज़ाइन कैसे होगा, तो उस वक्त आप ये डायग्राम्स और बाकी UML की यूज़ केस और एक्टिविटी वगैरह जितनी डायग्राम्स हैं उसके वो आप यूज़ करोगे। और नॉट इन ओनली इन FIP, आगे भी आप जाओगे तो आप इन्हीं डायग्राम्स की ही मदद से किसी को लेट्स से अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो इन्हीं डायग्राम्स की मदद से आप सिस्टम अपना अगले किसी को बताओगे कि भाई ऐसा सिस्टम या ये रिक्वायरमेंट्स है, यही चीज़ें, तो आप मस्ट कहीं ना कहीं यूज़ करोगे। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो डायग्राम्स हैं
ये डिज़ाइनर्स को जाएंगी या जो कोड लिखने वाले हैं उनको जाएंगे? तो आप लोग क्या कहते हैं? ये बेसिकली डिज़ाइनर्स, क्योंकि इसके बाद डिज़ाइन का फेज़ है ना, ये बेसिकली डिज़ाइनर्स को, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डेवलपर्स भी देख सकते हैं, लेकिन इनिशियली मकसद ये है कि ये जो हमने एनालिसिस किया, ये रिक्वायरमेंट्स जाएंगी किसके पास? डिज़ाइनर के पास। वो इसको देखते हुए, सिस्टम के बिहेवियर को समझते हुए वो क्या करेंगे? वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन और फिर डिटेल डिज़ाइन। फिर वो जो डिटेल डिज़ाइन इतना सफिशेंट होगा, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो डिज़ाइन जो है वो आपका फिर डेवलपर देखेगा, वो उससे फिर कोड जनरेट करेगा, वो उस आर्किटेक्चर को देख के सारा काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं कि लेट से ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब आप इन यूर FIP में काम करोगे, इस कोर्स में भी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपसे एक प्रैक्टिस कराई जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालिसिस एंड देन डिज़ाइन और फिर कोड। लेकिन फिर वो केस स्टडी थोड़ी छोटी होती है। जब आप एक्चुअली अपना FIP करते हो, उसके बाद जब इंशाल्लाह इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे काम करोगे, तो इस प्रोसेस से जब गुजरोगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, मज़ीद प्रैक्टिस, जहाँ पे आपको समझ आएगी कि हाँ अब इन चीज़ों को जो हमने ये स्टडी की, इनका क्या इनकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अच्छा, एक और केस स्टडी हम देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, और उस केस स्टडी का जो मकसद है वो है सेफ़ होम सिस्टम। सेफ़ होम सिस्टम को आप इस तरह से कंसिडर करें कि आपका एक सिस्टम है जिसमें आप कह लो घर में कुछ सेंसर्स वगैरह लगे, कुछ कैमरास लगे हैं, और वो एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इफ़ दे फाउंड एनी मिलीशियस एक्टिविटी, तो उसकी बेस पे कोई अलार्म जनरेट होता है। ठीक है, इस तरह की केस स्टडी है। तो इसका डेटा फ्लो डायग्राम ज़रा हम पहले देखते हैं। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हम हमारे सिस्टम का क्या देंगे? मेन आइडिया कि हमारा सिस्टम कैसा होगा और हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा। मेन हमने आप ये बताया कि हमने मेन सोर्सेज बता दिए। ठीक है, और शायद प्रोसेस कोई ना भी बताए, मेन सोर्सेज हम बता दें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ये सेफ़ होम सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल अभी ये कोई प्रोसेस को डिनोट नहीं कर रहा। अच्छा, ये प्रोसेस, ये अब ऐसा सिंबल है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है ना। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम मेन आइडिया दें हम। ठीक है, अब देखें, हम कहते हैं कि हमारा सेफ सिस्टम के साथ कौन कौन से और कंपोनेंट्स या और कौन कौन से इक्विपमेंट्स साथ कनेक्ट होंगे। तो हम कहते हैं हमारे पास सेंसर्स होंगे। सेंसर्स क्या करेंगे? वो स्टेटस सेंड करेंगे। ठीक है, किस चीज़ का स्टेटस? जिस चीज़ को वो सेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ दे आर सेंसिंग टेम्परेचर, तो हमने कोई थ्रेशोल्ड लगाया होगा कि अगर टेम्परेचर लेट्स से 40 डिग्री से ज़्यादा हो तो यहाँ पे एक सिग्नल जाए, लेट्स से 1 का या कोई भी सिग्नल जाए। ठीक है, जो कुछ इंडिकेट कर रहा हो कि हाँ भाई रूम का टेम्परेचर इतने डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ है, और अगर कम है तो तब तो ये स्टेटस इसका ये मतलब है। अच्छा, इस तरह फिर हमने कह दिया कि अगर ये जो सेफ सिस्टम है, ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल्स में नेक्स्ट डायग्राम में जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं कि यार सेफ सिस्टम कुछ प्रोसेस कर रहा होगा। क्या प्रोसेस कर रहा होगा? हम कहते हैं कि अगर सेंसर से कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है और वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे सेफ होम सिस्टम ये देख रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड्स इतने से ज़्यादा है तो इट्स मीन कि इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फायर। ठीक है, लेट्स से अगर एक रूम का टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं यार इतना ज़्यादा टेम्परेचर रूम का कैसे हो गया? मे बी देयर इज़ समथिंग अराउंड, कुछ गड़बड़ है रूम में, कहीं आग तो नहीं लगी या कुछ और ऐसी चीज़। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या करेगा? उसकी बेस पे आगे अलार्म ट्रिगर करेगा। अलार्म के साथ साथ ये सिस्टम आपका, लेट्स से हम कहते हैं कि चूँकि स्मार्ट सिस्टम है, वो हमें हमारी मोबाइल फ़ोन पे कोई मैसेज भी कर दे, या वो यहाँ पे तो चूँकि डायग्राम में टेलीफोन लिखे, हम कहते हैं हम यहाँ पे टेलीफोन को छोड़ हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे मोबाइल सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कि कुछ गड़बड़ है। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि कंट्रोल पैनल डिस्प्ले, कोई ऐसा सिस्टम हमने इसके साथ अटैच किया हो जिस पे लेट्स से मेरा मोबाइल का डिस्प्ले या लेट्स से मेरी
मैं जिस जगह पे ऑफिस में वहाँ पे मेरी स्क्रीन को मैंने उसके साथ कनेक्ट किया, कहीं भी जहाँ पे मुझे वो कुछ डिस्प्ले प्रोवाइड करे। इसी तरह इस सिस्टम में कोई कंट्रोल पैनल होगा। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में बेसिकली आपको क्या, आपने अपने सिस्टम का मेन आइडिया दे दिया। अब ये जो प्रोसेस था सेफ होम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट डायग्राम पे हम जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो वो जो सेफ होम सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस था उसको हमने मज़ीद कितना ब्रेक डाउन किया है, मज़ीद उसकी डिटेल में गए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट हमने ये बताया ना कि सेंसर से इंफॉर्मेशन जाएगी और उसके बाद वो आगे अलार्म को ट्रिगर कर देगा, लेकिन कैसे करेगा इसकी आगे भी अगर आप देखें तो इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं, ठीक है। प्रोसेस इतना सिंपल तो नहीं है ना कि बस यहाँ से किया वहाँ से काम हो गया, नहीं, उसकी डिटेल्स हमें बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप मज़ीद इंफॉर्मेशन को मज़ीद डिटेल्स यहाँ पे आप बता सकते हो कि काम कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो वो बता रहा है कि भाई कंट्रोल पैनल आपका लेट से यूज़र से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। यूज़र क्या कर सकता है, वो कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकता है। कॉन्फ़िगर मींस कि सिस्टम को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। यूज़र जैसे यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट डीएक्टिवेट सिस्टम, पासवर्ड को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। आपका सिस्टम मज़ीद क्या कर सकता है, हम कहते हैं कि कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहें या स्टेटस। और इसी तरह यहाँ पे सेंसर से आगे प्रोसेस देख लें कि वो आपके स्टेटस को मॉनिटर करेगा। वो जो मैंने बात की ना थ्रेशोल्ड, सेंसर से कोई डेटा आ रहा है रेगुलरली, लेट्स से हर 5 सेकंड के बाद टेम्परेचर की एक वैल्यू जा रही है। तो ये जो मॉनिटर सेंसर वाला प्रोसेस है, ठीक है। बैक एंड पे अगर आप देखें तो इसके बैक एंड पे भी कोड लिखा होगा ना, इसके लिए हम कोड लिखेंगे कि इफ़ थ्रेशोल्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 30 देन इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फायर। तो उसके बाद पे जो एक्शन होता है वो यहाँ पे आगे डिफाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना सिस्टम डिफ़ाइन करना, ठीक है। तो मैं भी इस केस स्टडी में नहीं जा रहा कि केस स्टडी में हमें जाने की उस तरह ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद जो समझने का था वो ये था कि कोई भी केस स्टडी हो, आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। तो अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक कोई भी सिनारियो लेते हैं और उसकी डीएफडी बनाने की कोशिश करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लिमिट तो कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि 5-6, शायद कोई सिस्टम बहुत बड़ा हो तो आप लेवल 10 तक चले गए, ठीक है। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग था क्या कि आप कितनी, हाँ, लेवल जितनी ज़्यादा लेवल कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हम डिटेल्स में जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा डिटेल से हम सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो ये जस्ट हुआ है, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़र जो आने वाला है, डिज़ाइनर जो आने वाला है, उसको हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हर चीज़ को देखना पड़ता है ना। अब हम डिज़ाइन पे हम डिज़ाइन 1 महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी उस पर टाइम लगा सकते हैं। तो 1 महीने में जो डिज़ाइन होगा उस पर कम एफर्ट होगी, कम उसमें होगा। जो 6 मंथ्स में डिज़ाइन हुआ उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, ईच एंड एवरीथिंग होगी। तो हर चीज़ को देखना होता है, हर चीज़ को टाइम को देखना होता है और हर चीज़ को देखना है कि अब 6 मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो क्या हम 2 महीने डिज़ाइन या उस पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। फिर वो एजाइल मेथडोलॉजी हम फॉलो करते हैं कि यहीं पे सिस्टम बनाओ, एक एक कंपोनेंट उसका डिज़ाइन करो, इंटीग्रेट करो, टेस्ट करो, और साथ साथ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, वो वाला काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने लेवल तक जा सकते हैं और कितने लेवल तक जाना चाहिए, इस पर भी कोई कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप कितने लेवल तक कह रहे हो तो फिर आपसे पूछा जाएगा सिस्टम कौन सा है, तो ये फिर भी ये चीज़ें आंसर देना इसका इतना फिजिबल नहीं है। अच्छा जी, हमने क्या कहा कि अभी हम ये करते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही कोई भी सिनारियो आप लें, ठीक है, कोई भी सिनारियो, आपके माइंड में कोई सिनारियो हो। यूनिवर्सिटी का क्या? हमारी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, सिर्फ एडमिशन का सिस्टम की पूरा फ्लेक्स की बात करें, सिर्फ एडमिशन का सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं कि एडमिशन सिस्टम, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स भी हम कुछ रिक्वायरमेंट्स आप बताएं, मैं एज्यूम करते हैं कि एडमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, सिस्टम में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को देख के हम उसकी कॉन्टेक्स्ट आएंगे या डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 बताएं कुछ। क्या चीज़? फॉर्म्स, हाँ,
ऑनलाइन सिस्टम है ना ये हमारा, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्म्स की हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स, ऑनलाइन सबमिशन, और इसके बाद इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या चीज़? अच्छा, दूसरी चीज़ अभी तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं हाँ शॉर्ट लिस्टिंग या मेरिट लिस्टिंग। अच्छा, फीस पे आखिर में आते हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता, और हर बंदा कुछ ना कुछ बताए यार, सब एडमिशन वो कर रहे हैं। हाँ, टेस्ट की बात की। सर वो डेट वाले फाइल में होता है कि डेट कौन सी डॉक्यूमेंट्स खैर वो सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है, तो रिक्वायरमेंट ऐसे ही लिख रहे हैं, टेस्ट पहले कर लेंगे। टेस्ट की डेट ठीक है, पता कोई डेट होगी ना, ठीक है। इतनी क्या? अच्छा, हम थोड़ा सा मेन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, कि एक रिक्वायरमेंट ये है कि ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट हो सके। दूसरा जी, हाँ ये भी है वो। हाँ, वो शॉर्ट लिस्टिंग में हो जाएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स देख के उसके बाद डिसाइड होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसे ऐसे समझो कि हम पहले ऐसे करना चाहिए था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? ऑनलाइन फॉर्म हम सबमिट कर सकें, ठीक है। दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि टेस्ट की डेट, के टेस्ट को भी ऑनलाइन कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट हो सके, ऑनलाइन टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्टिंग हो सके। अभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी किसी न किसी क्राइटेरिया की बेस पे होगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो हो गया, उसके बाद हाँ कुछ डेट अनाउंस होगी, उसके बाद फ़ी सबमिशन कर लेते हैं हम, ठीक है। फ़ी सबमिशन, ठीक है। और कुछ स्कॉलरशिप्स कुछ और बताया आप? क्या चीज़? टेस्ट के बाद सर अगर एडमिशन हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स ऑफिस सबमिट करते हैं। हाँ, ये कह लेते हैं। सर वो आखिरी मैसेज आता है क्यू 6 में लिमिटेड सीट्स ओनली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हॉस्टल का भी कुछ कर लेते हैं, हॉस्टल रिजर्वेशन के लिए। वेरी फ्यू सीट्स अवेलेबल। बस चले कुछ भी, हम वैसे हम कौन सा एक्चुअली एनालिसिस, हम एक्चुअली बेसिकली एक समझना चाह रहे हैं कि हम सिस्टम, इस तरह का अगर सिस्टम हो तो हम उसकी डीएफडी कैसे बनाएंगे। चलिए जी, अब आ जाएं डीएफडी की तरफ। लेट्स से रफ सी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी बेस पे हम कुछ डीएफडी बनाने की कोशिश करते हैं। दो कि कोई इतनी कोई सही डीएफडी नहीं होगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि डीएफडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज क्या होंगे? हाँ, पहले तो आपने ये मतलब इस बीन के इसको समझ आई है, ठीक है। वो एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन सिस्टम कुछ भी कह लें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम लेवल 0 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेवल 0। अच्छा, हम कहते हैं कि यूज़र्स जो हैं हमारे, या अच्छा नाम ये होगा कि एप्लीकेंट्स, ये एक सोर्स है ना। एप्लीकेंट्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, अप्लाई करेंगे। अच्छा, एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, और अप्लाई किया किसको किया? सिस्टम को किया, हमारे जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या करेगा? उनकी एप्लीकेशंस को देख के, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं, एप्लीकेशंस को देख के वो लेट्स से हम कहते हैं कि नहीं यार, टेस्ट तो आ जाए ना, टेस्ट के बाद, ठीक है। ये टेस्ट का एक लेट्स से एक सोर्स कह लो, ठीक है, या कोई एंटिटी कह लो। एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन सिस्टम जो है वो क्या करेगा? वो
यहाँ पे क्या लिखे हम अनाउंस टेस्ट कर रहे थे, चलिए अनाउंस कर रहे थे, अनाउंस टेस्ट अनाउंस करेगा, ठीक है। टेस्ट अनाउंस करने के बाद और क्या करेगा? टेस्ट अनाउंस किया ना, टेस्ट कंडक्ट भी करेगा ना, ठीक है। हम कहते हैं कंडक्ट टेस्ट, या ये अनाउंस को ख़त्म भी कर देना चाहिए, बस डायरेक्ट कह ले कंडक्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद क्या करेगा, या कोई और प्रोसेस वो क्या कर सकता है? हम कहते हैं टेस्ट कंडक्ट करने के बाद वो हम कहते हैं कि वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा जनरली कर ले, हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे हम कर दें कि टेस्ट के बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, और इसको हटा भी नहीं, तो इट्स अप टू यू, ठीक है, जैसे सिस्टम। और क्या चीज़ थी यह बड़ी, मैंने कहा रफ सा, हम जस्ट आपकी एक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हाँ देखिए हो तो बोल सकता है ना, लेकिन जस्ट हम एक रफ सा वो कर रहे हैं। बहुत से प्रोसेस हमने इन रिक्वायरमेंट्स को देख के बताया कि आपका सोर्स क्या होगा, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, एडमिशन की डेट अनाउंस होगी, एडमिशन प्रोसेस टेस्ट करेगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हाँ उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद मज़ीद कुछ प्रोसेस शुरू होंगे, ठीक है। तो ये तो अभी ऐसी रफ सी डायग्राम इसलिए बनी क्योंकि हम ने रिक्वायरमेंट से कुछ इस तरह रफ तरीके से ले ली, ठीक है। लेकिन जब आपके पास डिटेल से रिक्वायरमेंट्स देखी होंगी, उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह से DFT डायग्राम बनाओगे। बात समझ आ गई? ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपका सिस्टम कैसे है। लेट्स से पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा स्टेप्स में, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पे स्लाइड्स पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसी तरह सिस्टम को देखोगे और इस तरीके से आप पूरे सिस्टम को अपने डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। पेपर में भी ऐसे आ सकता है, बिल्कुल। आपको सेशन 1 है तो कुछ थोड़ी बहुत कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी स्टार्ट की, जो हमने लेट से प्रोसेस मॉडल्स पढ़े और ये चीज़ें थोड़ी सी, और फिर इस तरह से कोई केस स्टडीज़ दी जाएंगी। लेट से किसी में आपको DFD बनानी होगी, किसी में यूज़ केस बनाना होगा। सॉरी क्या? नहीं, स्ट्रेट अवे डेफिनेशन नहीं होगी कि व्हाट इज़ वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल, सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएट कुछ करना होगा, ठीक है। सेशन 1 पे इतनी टेंशन ना ले, वो इजी होता है। सेशन 1 1 घंटे का पेपर होता है और 3-4 वीक्स के होते हैं, तो वो इजी होगा, उस पर इतनी टेंशन ना ले, ठीक है। टेंशन वाली बातें फिर बाद में आएंगी, अभी हम उस तक पहुँचे ही नहीं है, ठीक है। तो अभी रिलैक्स रहें, कोई वो नहीं। और बाकी यूज़ केसेस और इस तरह डायग्राम्स बनानी होगी, तो उसमें बेसिकली देखना ही होता है कि आपको जो केस स्टडी दी है, आपने रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किस तरीके से किया है, ठीक है। कोई चीज़ रिक्वायरमेंट में कोई चीज़, या मैंने जो केस स्टडी दी है उसमें कोई, लेट्स से अब डायग्राम 1 2 3 सब ने डायग्राम बनाई है, अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा कि किसको ज़्यादा नंबर देने चाहिए? डायग्राम तो सब ने बनाई है, ठीक है। तो मैं फिर ये देखता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स में जो जो चीज़ें मेंशन है वो चीज़ें इसने डायग्राम में डिपिक्ट की हैं कि नहीं। ये चीज़ें इस तरीके से वो फिर डायग्राम्स को मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपकी पहली डायग्राम थी, फ्लो ओरिएंटेड में हमने पढ़ा। अभी हमने UML स्टार्ट नहीं किया, UML इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से उसकी पहली डायग्राम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग को हम करेंगे।